नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। भारत के गणतंत्र की यात्रा 74 साल का सफर तय कर चुकी है और देश कल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर देश के स्वाभिमान, शौर्य की झलक कर्तव्य पथ पर नजर आएगी और साथ ही भारत की सांस्कृतिक झलक भी कल होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जरूर नजर आएगी। कल ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस की परेड में ऑल विमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट हिस्सा लेगा। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना की 60 महिला ऑफिसर्स शामिल होंगी। साथ ही पहली बार बीएसएफ और सीआईएसएफ की महिला सैनिक और उनके ब्रास बैंड भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है कि देश की ताकत के साथ महिला शक्ति का दम भी कल नजर आने वाला है। यही नहीं, सबकी नजरें गणतंत्र दिवस के खास मेहमान यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पर टिकी हुई हैं, जो फिलहाल जयपुर पहुंच चुके हैं। आज जयपुर में उनका प्रधानमंत्री के साथ एक रोड शो है, जिसके लिए जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत पहुंच चुके हैं, आज उनका जयपुर में भव्य स्वागत भी किया गया और मैक्रों की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। जयपुर अपने खास मेहमान के लिए दुल्हन की तरह सज चुका है। प्रधानमंत्री यहीं पर फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत भी कर रहे हैं और आज मैक्रों का कार्यक्रम जयपुर में काफी व्यस्त रहने वाला है। यहाँ पर दोस्ती की नई दास्तान भी लिखी जानी है। जयपुर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो आपको बता देते हैं। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का रोड शो शुरू होगा, जो कि हवा महल होते हुए सांगानेरी गेट पर समाप्त होगा और इसी के दौरान मैक्रो जयपुर का हवा महल भी देखेंगे। वैसे खबर तो ये भी है कि हवा महल के बाहर शायद हो सकता है कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करें, लेकिन इसके बारे में अभी फिलहाल औपचारिक कुछ कहा नहीं गया है। इसके बाद करीब शाम 7:15 बजे का वक्त होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की अहम बैठक होनी है और उसके बाद करीब 8:30 बजे फ्रांसीसी राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर के बाद मैक्रो कल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए खास मेहमान के तौर पर पहुंचेंगे दिल्ली और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पर फ्रांस से दोस्ती का रंग भी साफ तौर पर नजर आएगा। कल कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सेना के 95 जवान भी नजर आने वाले हैं और साथ ही 33 जवानों का बैंड और फ्रांसीसी रफाल जेट भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा और ऐसा 5वीं बार होगा जब फ्रांस का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मेहमान के तौर पर शिरकत करेगा। पिछले साल फ्रांस के सबसे बड़े इवेंट बास्टिल डे पर भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो इस दौरान भारतीय राफेल ने फ्रांस के आसमान में उड़ान भरी थी और यही नहीं, भारतीय सेना का दमखम भी 2023 में फ्रांस की धरती पर नजर आ चुका है। दरअसल फ्रांस और भारत की दोस्ती की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा सहज रहे हैं। अगर हम हाल के सालों की बात ही कर लें तो भारत और फ्रांस रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े सहयोगी साबित हुए एक दूसरे के लिए। डिफेंस सेक्टर का जिक्र करें तो दोनों देशों के सहयोग की बात यहां पर होती है, जिसमें फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। सिप्री के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और 2018 और 22 की बात अगर की जाए तो भारत ने 30% हथियार फ्रांस से खरीदे हैं और फ्रांस से भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं। भारत के पास फ्रांस से बने 45 मिराज 2000 लड़ाकू विमान है और भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बी फ्रांसीसी तकनीक पर ही आधारित है। राफेल के लिए हमर मिसाइल की खरीद फ्रांस से ही की गई और HAL चेतक हेलीकॉप्टर भी फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से ही विकसित किया गया है। भारतीय सेना की कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म फ्रांसीसी डिजाइन पर ही आधारित है और यह एक बड़ी वजह है कि आज ये दोस्ती गुलाबी नगरी कहे जाने वाले शहर में नए जोश के साथ नजर आ रही है। तो कैसे जयपुर अपने मेहमान के स्वागत के लिए तैयार है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब जयपुर आएंगे, भ्रमण करेंगे तो चाय पर चर्चा भी करेंगे और ये साहू की चाय है। जयपुर अगर आप घूमने आए तो साहू की चाय जरूर पी सकते हैं। जयपुर में अलग अलग जगहों पर आपको साहू की चाय की दुकान मिलेगी। यहाँ पर हवा महल के सामने भी ये चाय उबल रही है, जो चाय शाम को पिलाई जाएगी फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या नाम है आपका? हिमांशु साहू। क्या तैयारी की है आप? सर उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट जितनी अच्छी चाय हो सके उसी की तैयारी हम बार बार कर रहे हैं। ये हमारे मन से और दिल से जितनी अच्छी हम चाय उनको पिला सकें उसी के लिए अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं और उनको हमारे राम जी ही चाय पिलाएंगे बना के अपने हाथों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि उनको चाय पिलाने का मौका हमें मिल रहा है।
ये शायद हम सोचते कि कोई जितनी मेहनत भी कर लेते तो शायद मौका नहीं मिलता, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से हमें ये मौका मिल रहा है, राम जी की कृपा से ये मौका मिल रहा है। चाय में ऐसा क्या होता है होती है जो इतना टेस्टी होता है? हम मन से चाय बनाते हैं, हर चीज क्वालिटी की रखते हैं, और हमारा एक सीक्रेट मसाला है घर में, हम वो खुद बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जब मिश्रण होती है और हम अच्छी तरीके से उसको चाय को पकाते हैं, उसके बाद ही हम सर्व करते हैं, तो जो टेस्ट आता है वो बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। यही हमारी चाय की खूबी है, और आज राम जी की कृपा से हम राम जी के ही हाथों से चाय पिलवाएंगे। राम नाम है आपका? जी हाँ, आप ही चाय बनाओगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा नाम है राम जी, और मैं ही आज मोदी जी को और मैक्रोनी जी को चाय यहाँ पे बना के पिलाने वाला हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें यहाँ पे अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगा। और देखिए यूपीआई, ये जो पेमेंट होगा भीम यूपीआई से, ये एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश है। जो भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, उसे भी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। और ये भीम ऐप से जो है फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे खरीदारी करने के लिए। जो हैंडीक्राफ्ट है जयपुर का, उसकी ये दुकान है यहाँ पर। इस तरह से जो दुकान है वहां पर ये खरीदारी करेंगे। बातचीत करते हैं, क्या तैयारी की है आप लोग? क्या उनके सामने दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? राजीव अग्रवाल। क्या उनके सामने दिखाएंगे आप? सर तैयारी के हिसाब से आप डिस्प्ले देखें, सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम ने डिस्प्ले किया है, सारा जयपुर का हैंडीक्राफ्ट आइटम है। उसके अलावा अंदर आप देखेंगे बांधनी सिल्क साड़ीज, मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, एंटीक वर्क, कई तरह के हमारे इसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, तो सब डिस्प्ले में हैं और यही सब दिखाएंगे। इसमें स्पेशलिटी एक ये देखें, जयपुर का कठपुतली डांस काफी मशहूर है, वो भी देखेंगे। हालांकि बहुत कम वक्त के लिए यहाँ रुकेंगे, मगर जितना भी वक्त रुकेंगे, सामने ये स्टेज लग रहा है जहां पर कठपुतली का डांस होगा। इसी स्टेज पर थोड़ी देर के लिए, जब तक वो खरीदारी करेंगे, यहाँ कठपुतली का डांस भी देखेंगे। तो एक तरह से एक जो भी 15 मिनट 20 मिनट की यात्रा है, उस 20 मिनट की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि भारत के बढ़ते वर्चस्व के अलावा टूरिज्म और कला संस्कृति की एक झलक पूरी दुनिया को दिखाई जाए। इसीलिए इस तरह से प्लानिंग पूरी की गई है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर। तो जयपुर से सारे रंग लगातार आपको हम दिखाएंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस पर एक तरफ फ्रांस से दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है, इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ आपको नजर आने वाला है कल कर्तव्य पथ पर, जो इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार होगा। 74 सालों के इतिहास में पहली बार अग्निवीर सैनिक और तीनों सेनाओं की महिला सैनिक भी इस परेड का हिस्सा बन रही हैं। इन अग्निवीरों की ट्राई सर्विस मार्चिंग टुकड़ी में कुल 48 महिलाएं शामिल होंगी। वहीं भारतीय जल सेना के 72 पुरुष अग्निवीरों के साथ 72 महिला अग्निवीर भी परेड में शामिल होंगी। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में देश की आत्मनिर्भर सोच और शक्ति का दर्शन भी कर्तव्य पथ पर आप कर पाएंगे। और इस बार कर्तव्य पथ पर पहली बार LCA जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ ही कई स्वदेशी हथियार भी नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भारत के दमखम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि DRDO इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू कर देगा। तो फिलीपींस के साथ अभी ये एक्सपोर्ट शुरू होना चाहिए। ये अगले 10-15 दिन में द ग्राउंड सिस्टम्स हम लोग फिलीपींस भेजेंगे, और मिसाइल्स मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा यहाँ से। और बहुत से देशों से इंटरेस्ट आ रहा है। ये साउथ अमेरिका में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, हम कहेंगे सेंट्रल एशिया से भी हैं। तो काफी जगह से इंटरेस्ट आ रहा है, अफ्रीका से भी इंटरेस्ट। कौन से ऐसे हो सकते हैं जो सिस्टम्स की बात करें तो पिनाका में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, एटैक्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे सोनार्स और रडार्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, टॉर्पीडोज में भी इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे मैं कहूंगा कि LCA में भी काफी इंटरेस्ट है। सारे प्रोडक्ट्स अभी इंडिया के जो हम लोग बना रहे हैं, सभी में इंटरेस्ट बाहर से आएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं और प्राइस कॉम्पिटिटिव भी हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का दमखम नजर आएगा। स्क्वाड लीडर रश्मि ठाकुर परेड में वायुसेना की टुकड़ी की अगुवाई करेंगी। भारत के इतिहास में पहली बार
दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा। स्क्वाड्रन लीडर रागी रामचंद्रन स्क्वाड्रन लीडर शुभम के साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में सवार होकर वायुसेना का दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैसूर की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुण्या में 29 विमान उड़ाएंगी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरती तोमर भी इस बार गणतंत्र दिवस की फ्लाई पास का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहे मेजर सरबजीत सिंह अरोड़ा और असिस्टेंट कमांडर चुनौती शर्मा पति पत्नी हैं और मेजर जेरी ब्लेज और कैप्टन सुप्रीता गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले पहले सैन्य दंपति। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पर इस बार नारी शक्ति का दमखम दिखने वाला है। गौरव बढ़ाएं। बता दें कि दिल्ली इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी इस परेड में शामिल होंगी। इस समय 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करने नौसेना की फीमेल ऑफिसर्स अग्निवीर यहाँ पे कर्तव्य पथ पे आते हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब ये जवान जो है राष्ट्रपति को सलामी देंगे। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कितने एक्साइटेड हैं आप 26 जनवरी के लिए? बहुत एक्साइटेड है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हियर। वी आर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो नारी शक्ति का दम गणतंत्र दिवस इस बार परेड में देश के रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी मात्र भर नजर नहीं आएगी। ये वो उत्सव होता है दरअसल कि जिसके जरिए दुनिया हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से भी रूबरू होती है। तो जब कर्तव्य पथ से उत्तर प्रदेश की झांकी गुजरेगी तो दुनिया भर में बैठे राम भक्त इस नजारे का गवाह भी बनेंगे, क्योंकि इस बार अयोध्या की झांकी में राम मंदिर की झलक नजर आएगी। वैसे पिछली बार भी राम मंदिर आधारित झांकी ही कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, लेकिन इस बार एक्साइटमेंट ज्यादा खास होगी क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। तो आसमान में गर्जना करते हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन की को उसकी हदों में रहने का एक संदेश भी देंगे। दूसरी तरफ कर्तव्य पथ पर मर्यादाओं का पालन करते हुए उसका संदेश देते रामलला की झांकी नजर आएगी। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए इस बार भारत की संस्कृति का रंग भी दुनिया को दिखाने की कोशिश होगी। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोगों ने अग्रभाग में भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारा जिसका जो पैनल आप देख रहे होंगे, ये राम मंदिर का ही आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन ट्रेलर पार्ट है, जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होना है, उसी के रूप में हम लोगों ने ये महाकुंभ का लोगो और जो साधु हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा डेवलपमेंट में जबकि हम नंबर 1 हिंदुस्तान में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैपिड रेल जो कि हिंदुस्तान में खाली उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो भी गाजियाबाद से दुहाई के बीच में और मेरठ तक काम चल रहा है। तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विकसित भारत की ओर कर्तव्य पथ पर इस बार आपको वो तस्वीर नजर आएगी जो दिखाएगी कि किस तरीके से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड के.सी. सिन्हा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। अचल मल्होत्रा जी, फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन हमारे साथ हैं। पात्रिक पांडे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। माफी चाहूंगी सर अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती की हो, आप करेक्ट कर सकते हैं। कैप्टन आलोक बंसल, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ है। के.सी. सिन्हा साहब, पहले आपके पास आते हुए, देखिए जब हम कर्तव्य पथ की बात करेंगे, कल वो तस्वीर देखेंगे, उसमें हमें भारत की आन बान शान सब कुछ नजर आएगा, लेकिन यहां से हमें आगे बढ़ना है विकसित भारत की तरफ। रास्ता कितना मुश्किल, कितना आसान और हम कहां तक पहुंचे हैं? नवजोत, जय हिंद।
देखिए, आज एक दिन है जब हम एक दिन पहले है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका कहना है कि रास्ता कितना कठिन है और हम कहां तक पहुंचे हैं। 75 साल के इतिहास में जो भारत ने जो अभी लास्ट एक दशक के अंदर में जिस तरह से हम उभर के निकले हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में 2-3 चीजें स्तंभ मानी जाती हैं। एक इकॉनमी, आप 5th इकॉनमी बन चुकी हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। दूसरा होता है सेना, ये जो आपका रेटिंग है आज के दिन में, जो हमारी मिलिट्री पावर में हम 4थे नंबर पे, पर मेरा मानना है कि हम इंटेंजिबल फैक्टर तो हम बहुत आगे हैं। दूसरा चीज है आपकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, जो डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी की जब आप बात कर रही हैं, बिल्कुल अब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के मेजर स्तंभ हैं, तो हम तो ऑलरेडी उभर के आ चुके हैं। हाँ, रास्ता कितना कठिन है। पहले स्थान को यदि हम देखते हैं तो वो एक लंबा सफर दिखाई देता है। यदि आप पूरी चीज को लें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पास में, या तो हम 3रे या 4थे पोजीशंस में होंगे, क्योंकि आप किस तरह से अपने को आकलन करते हैं। पूरे विश्व में 180 देशों के जो हमारे पूरे देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उसमें हम आज के दिन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के जो इंडिकेटर्स हैं, हम वहां कहां खड़े हैं। हमारी चढ़ाई जो है वो अब बहुत ही, उनको कहते हैं ना, चढ़ाई बहुत ही कठिन वाली चढ़ाई होगी। जिसमें हर एक का योगदान होगा, हर एक का योगदान होगा। बिल्कुल। हाँ, सिन्हा साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास, का। लेकिन यहाँ पर बात वही है। देखिए, हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कितना कठिन कितना आसान, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि वो दूरी कितनी है। और ये भी कहना, अचल मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहूंगी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में हम जहां स्टैंड कर रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, फॉलो कर रही है। नहीं, डेफिनेटली, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा, पिछले कुछ सालों में खास तौर से जो हमारे भारत का जो स्टेचर है ग्लोबल एरिना के ऊपर, वो काफी तेजी से उभर के आया है। और उसके पीछे जो कारण जनरल साहब ने भी बताया कि हमारी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी। हम लगातार पिछले 75 साल में हमने इस बात का पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रॉब्यूस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, और डिफेंस में भी हमारी जो दिन ब दिन प्रगति हो रही है। और फॉरेन पॉलिसी का जहां तक सवाल है, हमने इस समय कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे हैं। डेफिनेटली कंटिन्यूटी रही है हमारी कुछ मुद्दों को लेके, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमने कंटिन्यूटी बना के रखी है, जैसे हमारे डिसआर्मामेंट पे व्यूज हैं, या हमारे आतंकवाद पे व्यूज हैं, या हमारे आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे व्यूज हैं, जो हमारा यूएन रिफॉर्म्स को लेकर व्यूज है, इसमें काफी कंटिन्यूटी रही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अगर हम लेके चले तो पूरी दुनिया में एक मैसेज देने में हम सफल रहे हैं कि भारत को आप प्रेशराइज या परसुएड नहीं कर सकते। अगर भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो भारत लेके रहेगा, वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर्स या परसुएशन में नहीं आएगा। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में जब रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारे पे अमेरिकन और यूरोपियन पार्टनर्स की तरफ से कुछ परसुएशन थी, कुछ प्रेशर था कि हम उनसे सस्ते दामों पे जो है तेल नहीं खरीदे, ऑयल नहीं खरीदे, क्रूड ऑयल नहीं खरीदे। लेकिन हमने साफ साफ खुले शब्दों में कहा कि नहीं, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट में, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के हित में, तो हम इसे करके रहेंगे। यानी आज हम उस पोजीशन में हैं कि अपने दम पे हम अपनी ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस हम पूरी दुनिया से डील कर सकते हैं। और एक और चीजें जो अभी हुई हैं इन हाल के सालों में, वो हमने डीहाइफनेट करना सीख लिया है विदेश नीति में। पहले जैसे अरब और इजराइल, तो हम उसको हाइफनेट करके देखते थे कि अरब को भी बैलेंस करना है, इजराइल को भी करना है। अभी हम दोनों को डील करते हैं एक साथ। और हमने पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज भी दिया है कि अगर हम एक से दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि इट इज एट द कॉस्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप विद द अदर कंट्री। जैसे कि एक समय रशिया को लगा था कि हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब रशिया समझता है इस बात को। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी चलते हुए भारत का जो स्टेचर है इस समय ग्लोबल एरिना में काफी मजबूत हुआ है। मजबूती के साथ जिस तरीके से भारत बैलेंस बनाकर चल रहा है, क्योंकि देखिए
पथिकृत पाइनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरीके से मैसेज देने की ये भी कोशिश लगातार भारत की रहती है। पहली बात तो मैं अपने दोनों एक्सपर्ट ने जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, पहली बात तो अगर हम आज की तारीख में भारत के दम की बात करें, हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्र क्यों ना हो, भारत सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कोरोना की ही अगर हम बात कर ले, हमने किस तरीके से अपनी दवा बनाई, अपनी वैक्सीन बनाई और हमने दूसरे देशों को उसकी सप्लाई की। भी एक तरीके से बड़ा मैसेज था कि भारत आत्मनिर्भर भी हो रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ खुद के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी भारत स्टैंड लेता है। नवजोत जी नमस्ते। पहली चीज तो यह है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत उभर के आया है वो राह भी बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना हुआ, जिस तरह से उसके बाद एक के बाद एक बड़े बड़े लड़ाई हो रहे, उसमें सप्लाई चेन का दिक्कतें आ रही थी, उसके बावजूद जिस तरह से भारत ने जो सबसे बड़ा काम भारत ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो ये है कि दिशा देना, दुनिया को ये दिशा देना और ये सवाल पूछना कि जिस तरह से दुनिया को चलाया जाता है क्या वही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्या कोई ऑप्शन ऑल्टरनेट और कुछ हो नहीं सकता क्या। पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कोरोना सिचुएशन शुरू हुआ था उस टाइम इंडिया में ये जो पीपी किट और N95 मास्क ये हम लोग इंपोर्ट करते थे। 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने के अंतर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक मैन्युफैक्चरर बन गए और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मुहिम में चलाया गया था। और आप देखिए 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में देने के बाद 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल में फ्री राशन देने के बाद और उसके बाद बहुत कठिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के बावजूद, ये सारे चीज करने के बावजूद और जब पूरे दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है, हम लोग उभर के आए एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी में और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये दिशा देना एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन, हमने ये हमेशा सवाल किया है पिछले 10 साल में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह सवाल किया कि क्या यूनाइटेड नेशन पूरे दुनिया के लिए बात करता है या सिर्फ चुने हुए कुछ देशों के लिए बात करता है। क्या यूनाइटेड नेशन ये कोशिश करता है कि लड़ाई होने से पहले वो रिजॉल्व हो जाए। क्या यूनाइटेड नेशन G20 ग्लोबल साउथ की बात करता है, नहीं करता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजों में भारत ने एक मुहिम चलाई ये कह के कि प्रॉफिट कैन नॉट बी ऑल द टाइम द ऑब्जेक्टिव। जब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा रिश्ता टर्की के साथ अच्छा कभी नहीं है, इसके बावजूद इंडिया वाज द फर्स्ट रेस्पोंडेंट जब वहां पे भूकंप आया। श्रीलंका को नास्ता नबूद कर दिया फाइनेंशियली चाइना ने, सैंक्शन कोविड के बाद जो जितने सारे प्रॉब्लम्स आए वो बैंकरप्ट हो गया, कोई आगे नहीं आया। इंडिया उस टाइम उभर के आ रहा था अपने प्रॉब्लम्स को लेके, जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस था, इसके बावजूद इंडिया ने श्रीलंका को जाके दिया। तो बात यह है कि जब एक पश्चिमी देशों के पास जितने रिसोर्सेस है, उसके बावजूद किसी को वैक्सीन नहीं दे रहा था। इंडिया ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दिया, अपने लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देने के बाद। और जिस तरह से इंडिया आज दिखा रहा है कि एक डेवलपिंग कंट्री भी अपना टेक्नोलॉजी बना सकता है, एक दिशा दे सकता है, एक नए राह दे सकता है और कल्चरल रेनेसा कर सकता है। कल्चरल रेनेसा इज वेरी इंपॉर्टेंट नवजोत जी। सर मैं उसी पर आऊंगी, एक रिएक्शन जरा, बिल्कुल हम उस पर भी आएंगे, लेकिन एक रिएक्शन जरा मैं कैप्टन आलोक बंसल जी से लेना चाहूंगी। हम विदेशों से चाहे कोई भी चीज, हम अगर मैं बड़ी बात की बात करूं तो हम बड़े बड़े देशों से हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हथियारों की डील तक सीमित अब नहीं रह गया। हम उनकी टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो रास्ता अब कितना, हम कहें कि कितनी दूर रह गया है वो रास्ता। देखिए, ना सिर्फ हम हथियार खरीद रहे हैं, हम तकनीक ले रहे हैं और अब हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं और इसके बाद हम सप्लाई भी शुरू करेंगे। इसमें भी 30 देश हैं लगभग। शुरू कर दिया है, कुछ हद तक हम हेलीकॉप्टर वगैरह निर्यात कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस की बड़ी भारी निर्यात अभी फिलीपींस के लिए होने वाली है। अफ्रीका के कई राष्ट्रों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं तो इनके साथ माध्यम से मुझे लगता है कि आगे चलकर राफेल विमान जो हम आयात कर रहे हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अभी ऑलरेडी जो है उसके
कंपोनेंट्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे चल के पूरे विमान का जो असेंबली है वो भारत में होगी, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ जो तकनीकी है उसमें काफी सुधार होगा, और आगे चलकर हम रक्षा क्षेत्र में आगे दुनिया को निर्यात करने की स्थिति में होंगे। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो प्रगति हो रही है वो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं हो रही, सैन्य क्षेत्र में नहीं हो रही, सिर्फ हार्ड पावर में नहीं हो रही, क्योंकि जो हार्ड पावर में प्रगति हो रही है वो कल आप देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर में बहुत प्रगति हो रही है। योगा, भारत की फिल्में, इनका जो प्रसार और प्रचार हो रहा है दुनिया में वो अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए आज भारतीय डायस्पोरा दुनिया में किस तरीके से छा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। अगर आप देखें आज अमेरिका में क्या स्थिति है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के जो 2 कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हैं उनमें से एक भारतीय मूल के हैं। तो जिस तरीके से भारत का प्रभाव विश्व में सिर्फ हार्ड पावर के क्षेत्र में नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, वो अतुलनीय है। और जहां तक सवाल रक्षा उत्पादन का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा मेक इन इंडिया पे जोर दिया है, और मेक इन इंडिया का जो मेन फोकस था वो रक्षा क्षेत्र था। यहाँ पे कई विदेशी कंपनियों को बोला गया कि आप आके यहाँ पे चाहें तो आप 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, आप 100% स्टेक रख सकते हैं, यहाँ आके आप चीजों को मैन्युफैक्चर कीजिए और फिर उनको भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी प्रोवाइड करें। तो भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। जी जी, और इसी के साथ साथ आपने रक्षा क्षेत्र की बात की, बहुत अच्छी बात आपने की कि कल जो हमें कर्तव्य पथ पर तस्वीर देखेगी, लेकिन उसके इतर हम उन तस्वीरों और उन झांकियों की भी बात करें जो आसपास है, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति की अगर आप बात कर ले, किस तरीके से आज दुनिया हमारी संस्कृति को भी देख रही है। और बड़ी बात आज जो जयपुर में नजर आने वाली है, जब से कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी थी कि किस तरीके से इमैनुअल मैक्रो यहां पर आएंगे, न सिर्फ भारत की चाय पिएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, वो एक बड़ी उपलब्धि, और भारत के संस्कृति और कल्चर से वहां पर रूबरू होंगे। कल 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर नजर आएगी देश की ताकत, आन बान शान, और यहीं से विकसित भारत की तरफ जो सपना हमने देखा है वो पूरा होगा। लेकिन रास्ता कितना लंबा है, कितना कठिन है, कितना आसान है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर जनरल के.के. सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। के.के. सिन्हा साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आज एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो हम जयपुर में भी देखने वाले हैं, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि वो पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, फ्रांस के कई राष्ट्राध्यक्ष हमारे मेहमान कई बार बन चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर फ्रांस और हिंदुस्तान की दोस्ती बढ़ रही है, ये आगे क्या दिखाती है? देखिए नवजोत, फ्रांस के साथ हमारा एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक संबंध है, जिसका 25वां साल हम इस बार मना रहे हैं। 1999 में हम स्ट्रैटेजिक एक रिलेशनशिप होती है उसकी, मगर उससे पहले आप देखिए, जब हमें न्यूक्लियर बनना था, न्यूक्लियर जाना था, तो न्यूक्लियर फ्यूल, जब हम न्यूक्लियर गए तो पूरे देशों ने, अमेरिका, जब जितने भी वेस्टर्न पास थे, हमारे पास सैंक्शन लगाए, बट फ्रांस ने नहीं लगाया। कोई हमारा एक्चुअल मित्र है, और इसकी खास करके 10 साल की हम बात करते हैं तो 2016 में हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, पहली बार रफाल की डील हुई थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, 36 रफाल आया, क्योंकि हमारे एयर पावर में बहुत कमी थी। और आज जब आप देख रही हैं, हम पूरे फ्रांस और इंडिया एक बहुत स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे एक साथ मानता है, वो है मल्टीपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरा विश्व केवल पोर में ना बटे, ये भारत का मानना है, हम भी वर्क कर रहे हैं, फ्रांस भी उसी के लिए वर्क कर रहा है स्ट्रैटेजिक लेवल पे। इसके अलावा मिलिट्री, जो कि हमारा मेन पिलर है हमारे दोनों एक दूसरे देशों के ऊपर में, और जिस तरह से हमारी, आपने ही बताया, 30% जो हमारी चीजें हैं आज के दिन में वो मुहैया करवाता है फ्रांस। मगर सबसे बड़ी बात, वो चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो हमारे एयरक्राफ्ट हो या दूसरी चीज, फ्रांस इन चीजों में ये चाहता है कि हमारी भागीदारी बराबर की हो। वो भारत में निवेश के अलावा, जो चीजें हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा भारत से भी कुछ लेना चाहता है, वो चाहे सबमरीन हो, चाहे हमारे उन चीजों को देखना है। आज स्पेस के ऊपर में एक बहुत बड़ी चीजें शायद होगी, कल या परसों आप सुनेंगी, क्योंकि स्पेस पे जिस तरह से हम चांद पे गए और किस तरह से हम सॉफ्ट लैंडिंग किए, उसके बाद कैसे हम सूर्य के पास जा रहे हैं, तो वो हमसे लेने आया है, और हम यही ले, ये एक तरफा नहीं है, ये एब्सोल्युटली 2 स्ट्रैटेजिक पार्टनर एट इक्वल प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहे हैं।
और मैक्रो साहब देखिए 3 बार आ चुके हैं। 2018 में वो स्टेट गेस्ट थे, उसके बाद अभी जब G20 हुआ अभी अक्टूबर में तब आए थे, और ये तीसरी बार अभी आ रहे हैं, जबकि वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। और इस बीच बहुत बड़ी एक डेलीगेशंस लेके आई हैं, जो कि कल्चरली देखिए डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो भारत को कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, राम राज्य यही से कंसेप्ट आई थी। मगर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो वहां से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की हुई, जो कि अमेरिका फिर पूरे जो हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर बिगेस्ट डेमोक्रेसी के अलावा ये भी फ्रांस मानता है। फ्रांस में वर्साइले में जब गए थे प्रधानमंत्री, तो फ्रांस ये मानता है कि डेमोक्रेसी की जो चीजें उन्होंने ली है उसमें भारत का सबसे बड़ा, दैट्स व्हाई वी आर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी इस बार का सिन्हा साहब थीम भी यही है। अचल मल्होत्रा साहब, यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जिस तरीके से वही बात आती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, हम चाहे डिफेंस की बात करें, भारत जिस तरीके से अब अंतरिक्ष तक भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, और कल तो डीआरडीओ की झांकी भी वहां पर दिखेगी, जो यकीनन कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाएगी कि जो हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत की तरफ बढ़ने का, वो शायद अब बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है। जी हाँ, देखिए हमने विकसित भारत का जो हमने खुद ही टारगेट रखा है, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और मुझे लगता है इस रास्ते के बहुत सारे मील के पत्थर है जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। अब आप चाहे इसे रॉबियस इकोनॉमी की तरफ देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ देखें, डिफेंस पावर्स की तरफ देखें, हमारा जो पूरी दुनिया विश्व के पटल पर जो विदेश नीति है वहाँ हमारा जो वर्चस्व बढ़ा है, हमारी सॉफ्ट पावर में कितनी मजबूती आई है। तो आज जो है कोई भी विश्व का ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे अगर चर्चा हो और भारत के उस पे क्या विचार हैं, इसको अगर आप फैक्टर इन नहीं करें तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि भारत की जो नजरिया है किसी भी इशू को लेकर, क्लाइमेट चेंज हो, आतंकवाद हो, यूएन रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, आप किसी भी मुद्दे को उठा के ले लीजिए, अगर आप भारत के नजरियों को उस पर शामिल नहीं करेंगे तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और G20 तो एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है, कितनी सक्सेसफुली हमने और कितने इलैबोरेट तरीके से हम उसमें बहुत से पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं जो एक डायरेक्टली G20 के एजेंडा से तो रिलेटेड थे ही थे, लेकिन जिस तरह से कंसेंसस डॉक्यूमेंट हमने निकाला रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद, जिसके ऊपर बहुत सारे देशों की जो एक मत नहीं थे और उससे पहले कई बार तकलीफें आ चुकी थी, वो अपने आप में एक हमारी डिप्लोमेसी की इतनी बहुत बड़ी जीत बताई जा सकती है। फिर इस G20 के माध्यम से एक बार फिर से हमने दर्शाया कि किस तरह से हम ग्लोबल साउथ की जो है वॉइस बन के उभर सकते हैं। हमने ग्लोबल साउथ से रिलेटेड हर मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से G20 के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि आज मैं विश्व गुरु जो है उसको ज्यादा नहीं मैं इस्तेमाल करता, लेकिन विश्व मित्र जरूर हम जो है उभर के आए हैं, चाहे वो कोरोना के दौरान हो, चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी हो, चाहे हमारी फूड असिस्टेंस की बात हो, तो विश्व मित्र तो हम बन ही चुके हैं। समय आएगा विश्व गुरु भी बनेंगे। बिल्कुल। इसी को अगर हम पथिकृत साहब यहीं से बात आगे बढ़ाते, उन्होंने विश्व मित्र का जिक्र किया है, मैं इसी के साथ साथ लुक ईस्ट की बात भी कर देती हूं। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि हम लुक वेस्ट की बात करते हैं लेकिन लुक ईस्ट का जिक्र भी होगा। और इसी के साथ साथ जहां पर अगर एशिया की उभरती हुई सबसे बड़ी शक्ति की बात की जाए, चाइना को लेकर दूसरे मुल्कों में जो विकसित मुल्क हैं उनमें थोड़ा सा अनरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, उसी को कंपेयर किया जाए तो भारत एक मैत्रीपूर्ण रिश्तों के तौर पर आगे बढ़ रहा है। सर आपकी आवाज म्यूट है। पथिकृत साहब आपकी आवाज म्यूट है। नवजोत जी, सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया ने जिस किसी की तरफ कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसको कभी डेट ट्रैप में नहीं फेंका, जो चाइना करता है। दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से रामायण का एक इन्फ्लुएंस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में अयोध्या एक कांग्रेगेशन पॉइंट होगा फॉर ग्लोबल साउथ। ऐसे बहुत सारे देश है साउथ ईस्ट एशिया में
जो इंडिया की तरफ देखता है to emerge as not just only as a विश्व मित्र but perhaps also as a विश्व गुरु in certain respect। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये है कि इंडिया की तरफ जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो आज और भी इसीलिए बढ़ गया है कि इंडिया आज सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदता नहीं है, वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ भी एक राह दिखा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो एनर्जी स्टोरेज हो, चाहे वो आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो 5G 6G हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो और चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, इन सारे चीजों में साउथ ईस्ट एशिया या फिर मोस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका ये इंडिया की तरफ आज देख रहा है। इसी वजह से वैक्सीन एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इंडिया हर चीज में अपना प्रॉफिट नहीं देखता और इंडिया हर चीज में ये नहीं देखता कि किसी और को नुकसान पहुंचा के मैं अपना फायदा करूंगा। ये एक बहुत बड़ी अंतर है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए वो जिस तरह से चाइना ने बहुत जगह पे जो झमेला होता है उसको कभी सॉल्व करने का कोशिश नहीं करता है। वो हर जगह पे देखिए कोई भी चाइना के साथ हाथ मिलाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बहुत सारे अफ्रीकन देश हो, चाहे वो जो भी हो रहा है। श्रीलंका का हाल फिलहाल में उदाहरण ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे जो इंडिया बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे जैसे पापुआ न्यू गिनी का जो प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छुआ, क्यों छुआ? इसलिए छुआ क्योंकि जिस टाइम कोई हेल्प नहीं कर रहा था उस टाइम भारतवर्ष आगे आके हेल्प किया। और इंडिया का जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट है सर्वे सुखिना भवन्तु, वो जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जहां पे हम लोग जो मुद्रा योजना है जिससे 8 करोड़ नया एंटरप्रेन्योर बनाया गया है और इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का, जहां से हमारा जो जनधन आधार योजना जो जैम ट्रिनिटी है जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कर सकते हैं, इंडिया बोल रहा है कि ये सारे टेम्पलेट आप लीजिए, अपने देश में भी आप इससे अपना डेवलपमेंट कीजिए। देखिए हिंदुस्तान का जो पिछले 10 साल में बुनियादी ढांचा बदला है और ये इसीलिए बदला है कि विकास और विरासत को एक साथ लेके चलने का एक कोशिश सक्सेसफुली पीएम ने किया है। बिल्कुल, विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना, और यही रास्ता है जो आपको विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। कल कर्तव्य पथ पर उसी की झांकी आपको नजर आएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अपने विचार यहां पर रखे विकसित भारत को लेकर। लेकिन चलते चलते मैं एक रिएक्शन जरा के सिन्हा साहब से भी लेना चाहूंगी इसी पर। जब बहुत अच्छी बात पत्रकृत साहब ने कही कि विकास और विरासत, कल उत्तर प्रदेश की झांकी भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। पिछले साल भी राम मंदिर था उस झांकी में, लेकिन इस बार तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देखिए नवजोत, विरासत में हमें जो चीजें मिली थी वो विकसित भारत था। भारत जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पूरा विकसित था, जिसको हम आज फिर पकड़ना चाहते हैं। 17वीं सेंचुरी में फिर हुआ था। और देखिए जब हम विकसित कहते हैं और हम भारत की बात करते हैं, विरासत की बात, हमें तो विरासत में ये चीजें मिली है ना। ये जो राम का है आपने अयोध्या में देखा, विरासत में आपको मिली है। नारी शक्ति की जो हम बात करते हैं, जो 50% किसी भी जनसंख्या का 50% पूरे 8 बिलियन पीपल है तो 4 बिलियन महिलाएं, वो इक्वल ये कहीं नहीं है विश्व में। अमेरिका कहता है मगर वहां पर भी डाइवोर्स के लिए या दूसरे चीजें, यहां तक कि अबॉर्शन लॉ के अंदर में जिस तरह से नारियों को क्या, इंडिया में आप देखिएगा आज नारी 80% नारी की जो देन होगी राजपथ में कल आप देखेंगी सर, वो तो नारी शक्ति बिल्कुल एक्चुअल रूल है, बिल्कुल हर जगह पर लीड करती नजर आएंगी। वही विकसित भारत है, वही विकास है। विकास 2 गाड़ियों से चलता है, रेल की 2 पटरियां हैं और हम दोनों लेन एक साथ लेकर के बैलेंस होकर के पूरे विश्व को एक मॉडल पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं तो ये मानता हूं कि पूरा विश्व आज कायल है हमारे मॉडल के ऊपर में। बिल्कुल मॉडल केवल नहीं इकोनॉमिक मॉडल है या डिफेंस की मॉडल है। हाँ, ठीक है ठीक है। चलते चलते एक आखिरी रिएक्शन अचल साहब, इसी मॉडल पर एक रिएक्शन जिसका जिक्र के साहब कर रहे थे। अचल मल्होत्रा साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी। आप थोड़ा सवाल दोहरा देंगे किस बारे में? अभी के सिन्हा साहब कह रहे थे कि भारत एक मॉडल के तौर पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें बैलेंस बनाकर बहुत जरूरी है चलना, और उसमें नारी शक्ति का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। संस्कृति ले लीजिए, नारी शक्ति ले लीजिए, दोनों ताकत और वो झलक कर्तव्य पथ पर कल नजर आने वाली है।
जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से जनरल साहब के साथ सहमत हूँ। जहां तक नारी शक्ति का सवाल है, आप हमारे वेद पुराण कहीं भी उठा के देख लीजिए। ये ठीक है कि समय के साथ साथ थोड़ी कुरीतियां हमारे समाज में आ गई, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली हमारा पूरा इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि औरत, महिला की हमने कितनी शक्ति मान के चलते हैं, उन्हें शक्ति से कंपेयर किया गया है और नारी शक्ति का हमने सम्मान शुरू से किया है। तो नारी शक्ति और 50% किसी भी पॉपुलेशन का होना, और एक अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी करके देख लें तो जापान जैसे विकसित देश में भी आपको आज भी ऐसा मिलेगा कि आदमी और औरत की सैलरीज में डिफरेंस है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफरेंस है। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने पहली बार ये रिपोर्ट पढ़ी तो अब इस बात को अगर आप बैलेंस होना, बिल्कुल सर, वक्त की कमी है, बैलेंस होना और साथ ही साथ वो हक देना और वो तस्वीर जो कल कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मॉडल के तौर पर बहुत अच्छा एक टर्म आपने दिया है के सिन्हा साहब ने कि एक मॉडल के तौर पर दुनिया भारत को देख रही है, लेकिन कर्तव्य पथ से विकसित भारत की तरफ, भारत की झांकी आन बान शान कल आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी।